and all of you, and welcome in बिजनेस स्टैटिक्स क्लास। तो साथियों, जैसा कि कल हमने प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विभिन्न रीतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, और उसी में जो तीसरा और चौथा मेथड था जिसमें सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों से प्रश्नावली भरवाकर इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स यानी प्रगणकों द्वारा स्वयं अनुसूचियां भरकर, ये जो मेथड थे, इसी में जो शब्द आए एक तो प्रश्नावली और अनुसूची। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न प्रश्नों का समावेश होता है। यानी एक तरह से क्वेश्चन जो विभिन्न अपना उद्देश्य, अपना अनुसंधान है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनको प्रश्नों की एक सूची तैयार होती है, वही अनुसूची और प्रश्नावली कहलाती है। तो उन प्रश्नों में संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष अथवा प्रगणकों के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। फिर भी समंकों के संग्रहण की दृष्टि से इन दोनों प्रलेखों यानी अनुसूची और प्रश्नावली में कुछ अंतर है। जो मूलभूत अंतर है वो यह है कि अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक को द्वारा सूचकों से व्यक्तिगत पूछताछ करके भरी जाती है, और जबकि प्रश्नावली सूचकों को यानी सूचना दाता को स्वयं को ही भरनी होती है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है। वो अंतर आपके सामने इस स्क्रीन में भी प्रदर्शित हो रहा है। एक बार अपने उसको बता देता हूं मैं आपको। अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर, पहला है अंतर का आधार, दूसरा अनुसूची और प्रश्नावली। अंतर का आधार में फर्स्ट पॉइंट जो आता है व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जो कि अनुसंधानकर्ता या प्रगणक स्वयं सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क करके पूछताछ करके भरता है, जबकि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो सूचकों को अपने विवेक और अनुभव के आधार पर भरनी होती है। इन्हें ये जो प्रश्नावली है सूचकों तक डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है या व्यक्तिगत भेंट करना जरूरी नहीं है। प्रश्नावली उन तक पहुंचा दी जाती है जो सूचनादाता है, और वह स्वयं इनको पढ़ करके अपने हिसाब से जो सही उत्तर है वो आंसर भर करके वापस पुनः अनुसंधानकर्ता तक पहुंचा दी जाती है। तो सबसे बड़ा जो अंतर, पहला अंतर यही है कि व्यक्तिगत संपर्क यहाँ अनुसूची में व्यक्तिगत संपर्क होता है, प्रश्नावली में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत संपर्क हो। दूसरा अध्ययन क्षेत्र, अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता या प्रगणक द्वारा हर व्यक्ति से व्यक्तिगत भेंट करके भर जाने के कारण सीमित अनुसंधान क्षेत्र यानी छोटे अनुसंधान क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें या तो अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके द्वारा जो नियुक्त प्रगणक है वह ही उस व्यक्ति से सूचनादाता से सूचना लेकर के भरता है, जबकि प्रश्नावली तुलनात्मक रूप से विस्तृत और विशालतम अनुसंधान क्षेत्र होने पर भी प्रयोग में ली जा सकती है, क्योंकि इसमें सूचनादाता को प्रश्नावली डाक से या किसी भी माध्यम से पहुंचा दी जाती है, और सूचनादाता उसमें प्रश्नों के जवाब भर करके वापस जो है अनुसंधानकर्ता तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये विशाल क्षेत्र, उसकी तुलना में अनुसूची की तुलना में प्रश्नावली एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा सकती है, जबकि अनुसूची तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र के अंतर्गत काम में आती है। सूचकों का शैक्षणिक स्तर, अनुसूची का प्रयोग उस दशा में अधिक उपयुक्त आवश्यक होता है जब सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर निम्न हो और स्वयं उस प्रश्न सूची को सही नहीं भर सकते हो, तब अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रश्नावली हमेशा उच्च शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों से ही भरवाई जाती है जो प्रश्नों को भली भांति समझ करके चाही गई पर्याप्त जानकारी दे देते हैं।
तो यानी जहाँ शैक्षणिक स्तर कम हो, निम्न हो, वहाँ पर अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ शैक्षणिक स्तर उच्च हो वहाँ पर प्रश्नावली भरवाई जाती है। मितव्ययिता, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा अनुसूची भरा जाना तुलनात्मक रूप से महंगा कार्य है, जहाँ समय, श्रम और धन अधिक व्यय होता है, क्योंकि हर व्यक्ति से संपर्क करना और उसमें अनुसंधान करता या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक वह स्वयं जाकर के सूचना प्राप्त करता है, तो इसमें यह थोड़ा अधिक खर्चीला कार्य है। जबकि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी और मंगवाई जा सकती है, जो तुलनात्मक रूप से बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये जो महत्वपूर्ण अंतर है अनुसूची और प्रश्नावली में, ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किए। एक उत्तम अनुसूची या प्रश्नावली के जो गुण हैं वो मैं एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान या अध्ययन की सफलता अनुसूची और प्रश्नावली की श्रेष्ठता पर ही निर्भर करती है। अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुसूची प्रश्नावली की पूर्ण सावधानी से तैयार करना चाहिए। तो और उसमें ये जो गुण मैं बता रहा हूँ उन गुणों को समावेश करना चाहिए, जिसमें पहला गुण है कि अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्न सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट और सूक्ष्म हो। प्रश्नावली उपयुक्त आकार में हो। व्यक्तिगत मामलों पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति जो है हाँ या नहीं में, सही या गलत के रूप में, बहुविकल्प रूप में, या खुले प्रश्न जिनके उत्तर सूचकों द्वारा अपने शब्दों में देने होते हैं, इस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए। सूचकों से आत्मसम्मान, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्न पूछने में सर्वविविध, प्रमाणित और सही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और प्रश्नों में क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से बनाने चाहिए कि उनकी परस्पर जांच होती चली जाए। उत्तर को गोपनीय बनाने रखने के स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, और प्रश्नावली भरने के संबंध में भी स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण गुण हैं, यानी एक उत्तम अनुसूची या प्रश्नावली के अंतर्गत होना आवश्यक है। तो ये दो जो विधियां हमारे आई थी जिसमें अनुसूची और प्रश्नावली का उपयोग किया गया, तो प्रश्नावली और अनुसूची में जो अंतर है वो आपके सामने स्पष्ट किया। इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम जो एक पॉइंट्स और लेते हैं कि द्वितीयक समंकों का संग्रहण। हमने जैसा कि पढ़ा कि समंक दो प्रकार के होते थे, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो प्राथमिक समंकों के संग्रहण की ये विभिन्न 4 रीतियां हमने पढ़ी। उससे बाद अब द्वितीयक समंक किस प्रकार से एकत्रित किए जाएंगे, यानी द्वितीयक समंकों का संग्रहण कैसे किया जाता है, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि सरकारी, गैर सरकारी और अन्य सभी अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों और अनुसंधान क्षेत्रों से संबंधित एकत्रित समंकों को समय समय पर प्रकाशित करवाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ संग्रहित सामग्री अप्रकाशित भी रह जाती है। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वितीयक समंक हम जानते हैं, द्वितीयक समंक वो समंक होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता ने एकत्रित किए हों और उन्हीं को हम दोबारा उपयोग में ले रहे हैं, उनका दोबारा उपयोग किया जा रहा है, तो वो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। तो द्वितीयक समंक जो कि पहले किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा संग्रहित किए जा चुके हैं, अब दोबारा कहीं उपयोग में लिए जाते हैं, तो उनको हम द्वितीयक समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक जो है, इनके जो स्रोत हैं वो निम्न 2 प्रकार के स्रोत से उपलब्ध हो सकते हैं। ये द्वितीयक समंक जो स्रोत है, नंबर से पहला जो स्रोत है कि प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्स। दूसरा है अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्स। अब पहला जो प्रकाशित स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रकाशित स्रोत जो है वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन, यानी पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स, जैसे
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ आईएलओ, इनकी वार्षिक रिपोर्ट या इनके जो डाटा समंक जो होते हैं, जो प्रकाशित होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहलाते हैं। विश्व बैंक जो होता है उसके, विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके डाटा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रकाशन करती है। तो ये आंकड़े जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन होते हैं इनके, तो यहाँ से भी डाटा जो है कलेक्ट किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सरकारी प्रकाशन, नेशनल और स्टेट लेवल के पब्लिकेशंस। नेशनल लेवल पे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन, भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े जारी करता है, तो रिजर्व बैंक के बुलेटिन को हम उपयोग में ले सकते हैं। भारतीय जनगणना रिपोर्ट, हमारे यहाँ पे हर 10 साल में देश में जनगणना कराई जाती है, उस जनगणना के आंकड़े को हम काम में यूज में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो नीति आयोग है उनके आंकड़े, उसके आंकड़े, विभिन्न बैंकों और विभिन्न संस्थाएं जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके आंकड़े, उनको हम काम में ले सकते हैं। कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित जो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स, इनके जो है आंकड़े हम काम में ले सकते हैं। तीसरा, सरकारी समिति और आयोगों की रिपोर्ट, जैसे वित्त आयोग की रिपोर्ट, बेरी आयोग की रिपोर्ट आदि, ये आंकड़े प्रकाशित होते हैं। वित्त आयोग जो है बनाता है, सरकार बनाती है, फाइनेंस कमीशन, उसकी समय समय पर जो रिपोर्ट आती है, जो आंकड़े आते हैं, वो हम उपयोग में ले सकते हैं। चौथा है अर्ध सरकारी प्रकाशन, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा समय समय पर प्रकाशित जन्म मरण समंक, राजस्व समंक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समंक। तो ये ऐसे समंक हैं जो कि जहाँ से हम इन समंकों को उपयोग में ले सकते हैं, इन समंकों को काम में लिया जा सकता है। ये द्वितीयक समंक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय वाणिज्य आयोग संघ फिक्की, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद ICSSR, रिसर्च ब्यूरो विश्वविद्यालय आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। अन्य समाचार पत्र पत्रिकाएं, जैसे दैनिक समाचार पत्र, नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अन्य पत्रिकाएं जैसे कैपिटल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट आदि जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। यानी ये जो मैंने आपको विभिन्न आंकड़े बताए हैं, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के, विभिन्न व्यावसायिक परिषदों, वाणिज्यिक परिषदों के आंकड़े, ये समय समय पर आंकड़े प्रकाशित करते हैं। तो ये चूंकि ये डाटा उनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, इन संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो ये उनके लिए प्राथमिक समंक है। और जब कोई अनुसंधानकर्ता इन समंकों का उपयोग करता है तो उसके लिए ये द्वितीयक समंक कहलाते हैं। ये प्रकाशित स्रोत हैं जो कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं। अप्रकाशित समंक, अनपब्लिश्ड डाटा, ये संबंधित कार्यालय की फाइलों, रजिस्टरों, प्रलेखों और अनुसंधानकर्ता की डायरी आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। अप्रकाशित समंक ऐसे समंक होते हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ हो, जो विभिन्न लाइब्रेरी के अंतर्गत, विभिन्न फाइलों के अंतर्गत या रजिस्टरों, प्रलेखों में रहते हैं। अनुसंधानकर्ता वहाँ से उन समंकों को एकत्रित करके अपने उपयोग में ले सकता है। यानी इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो जाए
जो कि विभिन्न फाइलों, रजिस्टरों, प्रलेखों और अनुसंधानकर्ता की डायरी से प्राप्त किए जाते हैं, जो अप्रकाशित है यानी जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो ये प्रकाशित समंकों से अधिक विश्वसनीय और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए कि द्वितीयक समंक जो, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदले हुए हो सकते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। चूँकि वो समंक पहले एकत्रित किए जा चुके हैं और पहले अनुसंधानकर्ता द्वारा उपयोग में लिए जा चुके हैं, उनको अगर हम दोबारा काम में ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी कि यदि एक अनुसंधानकर्ता यदि द्वितीयक समंकों के आधार पर अपना अध्ययन पूरा करता है तो वह द्वितीयक संबंधों के संबंध में ये जो निम्नलिखित कुछ बातें मैं बता रहा हूँ उनका विशेष ध्यान रखें कि पिछले अनुसंधानकर्ता या समंक संग्रहणकर्ता की योग्यता की जानकारी प्राप्त करना, पिछले अनुसंधान कार्य के उद्देश्य और क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना, सांख्यिकी इकाई का अध्ययन करना, प्राथमिक समंकों के संग्रहण में प्रयुक्त रीतियों का अध्ययन करना कि उन्होंने जो समंक है वो किस रीति से एकत्रित किए थे, समंकों के शुद्धता स्तर की जानकारी करना, और पिछले अध्ययन और वर्तमान अध्ययन की अवधि, ये जैसा मैंने पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि अवधि और परिस्थितियों की तुलना, ये हमें तुलना करनी होगी। तो ये जो सावधानियां हैं, इन बातों को अगर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए द्वितीयक समंकों का उपयोग करते समय इन सावधानियों को रखेगा, इन बातों की जानकारी रखेगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए द्वितीयक समंक जो होंगे वो उपयोगी होंगे और उसके अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण काम में लिए जा सकते हैं। तो ये प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, उन दोनों में अंतर, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीति हम पढ़ चुके हैं, द्वितीयक समंकों की परिभाषा और द्वितीयक समंकों का संग्रहण कहाँ से एकत्रित किए जा सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट है। धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का। इस जानकारी को आप अच्छी तरह सुने, देखें, समझें और काम में लें। अपने परीक्षा की दृष्टि से इसकी तैयारी जारी रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।